वेलकम टू मिस फिजिक्स। हम कर रहे थे क्लास 9th का वर्क एंड एनर्जी चैप्टर। इस चैप्टर की थ्योरी में पहले करा चुके हैं, तो आज हम करते हैं इसके एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है, लुक एट द एक्टिविटीज लिस्टेड बिलो, रीजन आउट वेदर और नॉट वर्क इज डन इन द लाइट ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टर्म वर्क। हमें बताना है, कुछ हमें रीजंस दिए हुए हैं, हमें बताना है इनमें वर्क हुआ है या नहीं हुआ है। सो फर्स्ट है, सुमा इज स्विमिंग इन अ पॉन्ड। सुमा जो है वो पॉन्ड में स्विम कर रही है। सो देखो, सुमा ने वाटर को डिस्प्लेस किया और बॉडी आगे की तरफ डिस्प्लेस हुई, फोर्स लगाया उसी डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट हुआ, इट मींस वर्क हुआ है। अ डोंकी इज कैरिंग अ लोड ऑन इट्स बैक। एक डोंकी जो है वो अपने बैक पे लोड लेके खड़ा है, तो सिर्फ उसने कैरी किया हुआ है लोड को, कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है। फोर्स तो हो रहा है पर डिस्प्लेसमेंट नहीं है, सो वर्क डन इधर नहीं है, वर्क डन नहीं है। सेकेंड है, अ विंड मिल इज लिफ्टिंग वाटर फ्रॉम अ वेल। एक विंड मिल है जो वाटर को लिफ्ट कर रही है वेल से, तो फोर्स लग रहा है, जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में वाटर लिफ्ट हो रहा है, सो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन सेम है, इट मींस यहाँ वर्क डन हो रहा है। नेक्स्ट है, अ ग्रीन प्लांट इज कैरिंग आउट फोटोसिंथेसिस। ग्रीन प्लांट फोटोसिंथेसिस कर रहा है, तो उसमें क्या कोई डिस्प्लेसमेंट ही नहीं है, जब कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है इट मींस वर्क डन नहीं है। एन इंजन इज पुलिंग अ ट्रेन। एक इंजन ट्रेन को पुल कर रहा है, तो जिस डायरेक्शन में इंजन ट्रेन को पुल कर रहा है, ट्रेन उसी डायरेक्शन में मूव कर रही है, मींस फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में है, इट मींस वर्क हो रहा है। फूड ग्रेन आर गेटिंग ड्राइड इन द सन। फूड ग्रेन जो है वो सन की वजह से ड्राई हो रहे हैं, तो इधर कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है फूड ग्रेन्स का, सो देयर इज नो वर्क डन हियर। अ सेल बोट इज मूविंग ड्यू टू इट्स विंड एनर्जी। विंड एनर्जी की वजह से एक बोट मूव कर रही है, इट मींस जिस एनर्जी से बोट पे लग रहा है, बोट मूव भी कर रही है, फोर्स भी हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है, सो वर्क डन हो रहा है इधर। देखो, फर्स्ट में स्विमिंग वर्क डन, वर्क इज डन बिकॉज फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इन द सेम डायरेक्शन। डोंकी कैरिंग लोड, नो वर्क, यहाँ वर्क नहीं है बिकॉज फोर्स तो अपवर्ड डायरेक्शन में और डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टल है। विंडमिल लिफ्टिंग वाटर, वर्क इज डन बिकॉज फोर्स कॉजेस डिस्प्लेसमेंट, इस फोर्स की वजह से ही डिस्प्लेसमेंट हुआ है। फोटोसिंथेसिस नो मैकेनिकल वर्क, केमिकल प्रोसेस है। इंजन पुलिंग, वर्क इज डन। ड्राइंग ग्रेन्स, नो मैकेनिकल वर्क। सेलबोट मूविंग, वर्क इज डन, विंड अप्लाइज फोर्स। क्लियर है? An object thrown at certain angle to the ground moves in a curved path and falls back to the ground. The initial and the final point of the path of the object lies on the same horizontal line. So what is the work done by the force of gravity on the object? देखो, एक ऑब्जेक्ट को मैंने थ्रो किया किसी एंगल पे, फिर उसके बाद वो एक कर्व पाथ पे मूव किया, और उसके बाद जो इनिशियल पॉइंट और जो फाइनल पॉइंट है ना, वो सेम हॉरिजॉन्टल लाइन पे ही लाई कर रहा है, तो वर्क डन बताना है, वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से क्या वर्क डन हुआ उस ऑब्जेक्ट पे। कोई एक ऑब्जेक्ट था, उसे एक कर्व पाथ पे उसने मूव किया और वापस वो उसी पॉइंट पे आकर गिर गया सेम हॉरिजॉन्टल लाइन पे, तो बताना है कि वर्क डन क्या होगा इसमें। अब देखो, ग्रेविटी एक्ट्स डाउनवर्ड, इस ऑब्जेक्ट पे ग्रेविटी डाउनवर्ड एक्ट कर रहे हैं। इनिशियल एंड फाइनल हाइट्स आर सेम, दोनों हाइट्स दोनों की सेम है, इनिशियल हाइट भी सेम है, फाइनल हाइट भी सेम है, तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे जीरो है। क्या गया, यहीं से ऑब्जेक्ट ऊपर गया और यहीं पर वापस आ गया, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, जीरो। अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो वर्क डन क्या होगा, जीरो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ बैटरी लाइट्स अ बल्ब, डिस्क्राइब द एनर्जी चेंजेस इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस। एक बैटरी से बल्ब चलता है, तो इसमें क्या क्या एनर्जी चेंजेस हुए। देखो, विद इन एन इलेक्ट्रिक सेल ऑफ अ बैटरी, केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। एक बैटरी के जो इलेक्ट्रिकल सेल होता है ना, उसमें जो केमिकल एनर्जी है जो सेल का, वो कन्वर्ट होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। केमिकल एनर्जी कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और when this electrical energy flows through the filament of bulb, यही इलेक्ट्रिकल एनर्जी बल्ब के फिलामेंट पे जाएगी, एंड इट इज कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी एंड लाइट एनर्जी, उससे ही लाइट प्रोड्यूस होगी, और साथ में हम देखेंगे बल्ब थोड़ा सा गर्म भी हो जाता है, तो हीट एनर्जी में भी कन्वर्ट हुआ। सो वही इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो हीट एनर्जी और लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हुआ। सो केमिकल एनर्जी फॉर बैटरी कन्वर्ट्स इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, एंड विच कन्वर्ट्स इनटू लाइट एनर्जी प्लस हीट एनर्जी। क्लियर है? ये थे कुछ एनर्जी चेंजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, certain force acting on a 20 kg mass changes its velocity from 5 meter per second to 2 meter per second. Calculate the work done by the force.
कोई फोर्स दिया, कोई मास दिया हुआ है 20 kg मास है, कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास है 20 kg, उस पर कोई फोर्स लग रहा है जो कि उसकी वेलोसिटी को 5 मीटर से 2 मीटर कर देता है। मतलब पहले उसकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड थी और बाद में उसकी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड हो गई। मतलब इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड एंड फाइनल वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड। हमें निकालना है वर्क डन बाय द फोर्स, इस फोर्स की वजह से वर्क डन क्या हुआ। तो देखो हमें पता है वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। फाइनल काइनेटिक एनर्जी मतलब जो फाइनल उसकी वेलोसिटी थी उस टाइम पे उसकी एनर्जी। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी मतलब इनिशियली जो उसकी वेलोसिटी थी उस टाइम पे उसकी काइनेटिक एनर्जी। अगर मैं हाफ एम दोनों में कॉमन ले लूँ, हाफ एम इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, सो दिस इज वर्क डन। तो वर्क डन यहाँ से आ जाएगा, हमारे पास मास गिवन है 20 kg, फाइनल वेलोसिटी 2 वी स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी 5 यानी कि 5 का स्क्वायर, हाफ इंटू 20 इंटू 2 का स्क्वायर 4 माइनस 5 का स्क्वायर 25, हाफ इंटू 20 4 माइनस 25 माइनस का 21। अब इसे सॉल्व करेंगे तो 2 को पहले काटेंगे, 2 × 2 2 0 0 10, माइनस का साइन है तो माइनस 21 × 10 210 जूल। ये हमारे पास क्या है वर्क। अब देखो ये वर्क जो है हमारे पास नेगेटिव साइन का आया, ऐसा क्यों? बिकॉज देखो जो वेलोसिटी है ना, पहले 5 मीटर पर सेकंड थी, फिर 2 मीटर पर सेकंड हुई है, वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। इट मीन्स जो वर्क डन है वो नेगेटिव है, वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है मीन्स नेगेटिव वर्क डन है इधर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ मास ऑफ 10 kg इज एट पॉइंट ए ऑन द टेबल। एक टेबल है जिसके ए पॉइंट पे 10 kg का मास रखा गया है, ठीक है। इट इज मूव्ड टू द पॉइंट बी। ये ए पॉइंट, ये जो मास है ये बी पॉइंट पे जाता है इफ द लाइन जॉइनिंग ए एंड बी इज हॉरिजॉन्टल। ये बी पॉइंट तक जाता है और जो ए और बी की जो लाइन जॉइनिंग है वो हॉरिजॉन्टल लाइन है। सो बताओ व्हाट इज द वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से इस ऑब्जेक्ट पे क्या वर्क है। एक ऑब्जेक्ट था, अब देखो ग्रेविटेशनल फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अर्थ की डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगता है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स है। और ये डिस्प्लेसमेंट ए से बी तक गया वो बॉडी, यानी कि ये डिस्प्लेसमेंट है और ये फोर्स है। यहाँ फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री का। जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, इट मींस वर्क डन क्या है, 0। ठीक है, फोर्स तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टल हो रहा है, इट मींस फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल है 90 डिग्री, मतलब यहाँ वर्क डन क्या हुआ है, 0। सो देखो ग्रेविटी एक्ट्स वर्टिकली डाउनवर्ड एंड डिस्प्लेसमेंट इज हॉरिजॉन्टल, so angle between force and displacement is equals to 90 degree, then work done is equals to 0 joule। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। the potential energy of a freely falling object decreases progressively, does this violate the law of conservation of energy। कोई फ्री फॉल बॉडी है, कोई फ्रीली फॉलिंग कोई भी बॉडी है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो डिक्रीज हो रही है। क्योंकि देखो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, mgh। ये बॉडी किसी हाइट पे थी, धीरे धीरे पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी, बिकॉज हाइट डिक्रीज होगी तो पोटेंशियल एनर्जी भी डिक्रीज होगी, दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब धीरे धीरे पोटेंशियल एनर्जी तो डिक्रीज हो रही है, तो क्या इससे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फॉलो नहीं कर रहा, क्योंकि एनर्जी तो कंजर्व रहती है और यहाँ तो हम देख रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही है। पर हमें पता है जब भी कोई बॉडी फ्री फॉल होती है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी तो डिक्रीज होती है पर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है। ऐसा क्यों, काइनेटिक एनर्जी क्यों इंक्रीज होती है जब कोई बॉडी नीचे की तरफ गिर रही है आगे। देखो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर होता है। वी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। ये बॉडी फ्रीली फॉल है मीन्स यू स्क्वायर 0 है, तो वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। एस क्या है, डिस्प्लेसमेंट जो उस बॉडी ने कवर किया है। तो जैसे जैसे हम नीचे आएंगे वो बॉडी ज़्यादा से ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट उसका बढ़ता जाएगा, एस उसका बढ़ता जाएगा, एस बढ़ा वेलोसिटी बढ़ी, वेलोसिटी बढ़ी इट मीन्स
काइनेटिक एनर्जी, वेलोसिटी बढ़ी मतलब काइनेटिक एनर्जी बढ़ी। सो जैसे जैसे हम नीचे की तरफ आते जाएंगे उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी, और जैसे वेलोसिटी इंक्रीज हुई काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुई। सो नीचे आने पे काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है और पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होती है। सो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यहाँ पे फॉलो होता है। दिस डज नॉट वायलेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। द डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू लॉस ऑफ हाइट, जो हाइट की लॉस की वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी में डिक्रीज हुआ है, इज इक्वल टू द इंक्रीज इन द काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू इंक्रीज इन द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। जितना पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही है ना, उतनी ही काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। क्लियर है? सो एनर्जी जो है वो कंजर्व रहती है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट आर द वेरियस एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशंस दैट अकर व्हेन यू आर राइडिंग अ बाइसाइकिल। अगर हम कोई बाइसाइकिल को राइड कर रहे हैं तो क्या क्या एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशंस होते हैं। While riding a bicycle, the muscular energy of the rider is converted into kinetic energy of the bicycle and the heat energy. जो राइडर की जो मस्कुलर एनर्जी है ना, वो कन्वर्ट हो रही है काइनेटिक एनर्जी में और हीट एनर्जी में। द हीट एनर्जी वार्म्स द राइडर्स बॉडी, राइडर की बॉडी को वार्म करेगी हीट एनर्जी तो। और जो काइनेटिक एनर्जी है, while the kinetic energy enables the bicycle to move with the velocity, काइनेटिक एनर्जी जो है वो बाइसाइकिल को किसी वेलोसिटी से मूव कराने में हेल्प करेगी। तो जो मस्कुलर एनर्जी है मतलब कन्वर्ट हुई काइनेटिक एनर्जी प्लस हीट एनर्जी। हीट एनर्जी को हम दूसरा क्या बोलते हैं, थर्मल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी की वजह से बाइसाइकिल मूव करी और हीट एनर्जी की वजह से जो राइडर है उसकी बॉडी गर्म हुई, वार्म हुई उसकी बॉडी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डज द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी टेक प्लेस व्हेन यू पुश अ ह्यूज रॉक विद ऑल योर माइट एंड फेल टू मूव इट, वेयर इज द एनर्जी यू स्पेंड गोइंग। अगर हमने कोई बड़े से पत्थर को हमने पुश किया और वो मूव नहीं किया, और वो मूव बहुत ज़्यादा बड़ा पत्थर है, हम उसको पुश करे जा रहे हैं पर वो फिर भी मूव नहीं हो रहा, हमने एनर्जी तो लगाई, अब वो एनर्जी कहाँ गई, क्योंकि एनर्जी तो कंजर्व रहती है ना, जो हमने लगाई वो एनर्जी गई कहाँ फिर। सो व्हेन वी पुश अ ह्यूज रॉक एंड इट डज नॉट मूव, नो यूजफुल वर्क इज डन ऑन द रॉक, कोई वर्क नहीं हुआ, कोई यूजफुल वर्क तो नहीं हुआ। एंड देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी टू इट इन द फॉर्म ऑफ मोशन, और ना उसमें रोक में कोई एनर्जी है कि जो रोक है वो मोशन में आ जाए, ऐसा भी नहीं हुआ। सो द मस्कुलर एनर्जी एक्सपेंडेड बाय आवर बॉडी इज कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी। तो जो मस्कुलर एनर्जी हमने यूज करी वो कन्वर्ट हुई हीट एनर्जी में विद इन द मसल्स कॉजिंग द बॉडी टू बिकम वार्म। जो मस्कुलर एनर्जी जो हमने लगाई वो कन्वर्ट हुई हीट एनर्जी में, जिसकी वजह से हमारी बॉडी गर्म होने लगी। थोड़े टाइम में हम देखते हैं पसीना आने लग जाता है, हम थक जाते हैं, तो जो मस्कुलर एनर्जी है वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हुई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सर्टेन हाउसहोल्ड हैज कंज्यूम्ड 250 यूनिट्स ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग अ मंथ। एक मंथ में कोई एक हाउसहोल्ड है जो 250 यूनिट्स की इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है। हाउ मच एनर्जी इज दिस इन जूल। हमें ये जूल में एनर्जी बतानी है। हमें बताया है कि वो इतनी एनर्जी कंज्यूम करता है। हमें पता है एक यूनिट की वैल्यू कितनी होती है, एक यूनिट का मतलब क्या होता है, 1 किलोवाट आवर। 1 किलोवाट आवर होता है एक यूनिट का मतलब। सो 250 यूनिट्स का मतलब क्या होगा, 250 यूनिट्स का मतलब क्या होगा, 250 किलोवाट आवर हो जाएगा। अब देखो हमें पता है एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, पावर इनटू टाइम। एनर्जी जो है अगर वो जूल में है तो पावर जो है वो वॉट में है और टाइम सेकंड के अंदर है। अगर पावर वॉट में है, टाइम सेकंड में है, तो एनर्जी जो है वो जूल में आती है। तो हमें जो 250 यूनिट एनर्जी हमें दे रखी है, इसको मुझे जूल में बताना है कि कितनी जूल एनर्जी है। हमें पता है किलोवाट आवर में, तो हमें पता है कि 250 किलोवाट आवर है। अगर मैं 250 किलोवाट आवर को अगर मैं 250 किलोवाट आवर को किलोवाट को अगर मैं वोट में कन्वर्ट करूं तो 1 किलोवाट इज इक्वल्स टू 1000 वोट और 1 आवर इज इक्वल्स टू 3600 सेकेंड। सो ये आ गया 25 इंटू 36 इंटू 10 रेज टू 1 2 3 4 5 6।
अगर इसको मल्टीप्लाई करें, 36 को अगर मैं 25 से मल्टीप्लाई करूँ तो 900 आ गया हमारे पास। मीन्स 9 इंटू 10⁸8 वोट सेकेंड। और वोट सेकेंड को ही हम क्या बोलते हैं, जूल बोलते हैं। तो जो हमारे पास 250 यूनिट थी वो उसकी एनर्जी आ गई हमारे पास जूल के अंदर। क्लियर है? हमें जूल में इसकी एनर्जी बतानी थी। हमें 250 यूनिट्स दे रखे थे। 250 यूनिट्स मीन्स 250 किलोवाट आवर। 250 किलोवाट आवर को पहले मैंने वोट में कन्वर्ट किया, वोट और सेकंड में कन्वर्ट किया। सो वोट और सेकंड में कन्वर्ट करने के बाद तो वोट इनटू सेकंड ही जूल होता है, तो एनर्जी आ गई जूल के अंदर। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 40 kg, एक ऑब्जेक्ट जिसका मास 40 kg है, इज रेज्ड टू अ हाइट ऑफ 5 मीटर अबव द ग्राउंड। ग्राउंड के ऊपर हमने 5 मीटर तक की हाइट तक उसको लेकर गए, एक ऑब्जेक्ट को। कितनी हाइट तक? 5 मीटर हाइट तक। सो व्हाट इज इट्स पोटेंशियल एनर्जी? पहले तो इसके पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे। देन इफ इट अलाउज टू फॉल, अगर हम इस बॉल को नीचे गिराते हैं, फाइंड इट्स काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट इज हाफ वे डाउन। जब वो आधे रास्ते कवर कर लेगा तब इसकी इस टाइम पर इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, इस मोमेंट पे इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। तो पोटेंशियल एनर्जी पूछी है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी पूछिए क्या होगी। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? mgh। मास कितना है? 40 kg। ग्रेविटी कितना लग रहा है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और हाइट कितनी हाइट तक ले गए? इस केस पे हमें पहले तो हमें इस केस पर पोटेंशियल एनर्जी पूछी है जब वो 5 मीटर अबव है हाइट से, यानी कि हाइट 5 मीटर। तो इसे सॉल्व करेंगे तो पॉइंट हटाया, 0 0 से 0 कैंसिल, 5 4 से 20, 98 इंटू 20 1960 जूल। ये हमारे पास है पोटेंशियल एनर्जी। अब हमें निकालना है काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट इज हाफ वे डाउन, जब ये आधा रास्ता कवर कर चुकी है। आधा रास्ता मतलब ये डिस्टेंस कितनी हो गई? पूरी 5 है तो आधी कितनी? 2.5 मीटर। देखो इस मोमेंट पे हमें इसकी काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करनी है। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हमारे पास हाफ एम वी स्क्वायर। हमारे पास मास दिया हुआ है पर हमारे पास वेलोसिटी नहीं दी। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। वी स्क्वायर हमें कैलकुलेट करना है। यू स्क्वायर जब हमने इस बॉडी को ऊपर से गिराया मीन्स यू स्क्वायर 0 है। 2 एसिलेरेशन 9.8 है। डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्प्लेसमेंट हो चुका है? बॉडी कितना डिस्टेंस कवर कर चुकी है? 2.5। तो 2.5 हो गया। सो वी स्क्वायर की वैल्यू क्या आई? अगर मैं इधर से पॉइंट हटाऊं और इधर से भी पॉइंट हटाऊं तो 2 5 से 10, 5 5 से 25, 5 2 से 10, 2 4 से 8, 2 9 से 18। तो वी स्क्वायर आया हमारे पास 49। वी स्क्वायर आ गया। अब काइनेटिक एनर्जी निकल जाएगी इससे, हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ मास की वेलोसिटी, मास कितना दे रखा है? 40 kg। वेलोसिटी का स्क्वायर वी स्क्वायर 49। सो पहले 2 से 20 करेंगे। 2 2 4 0 20। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 980 जूल। तो काइनेटिक एनर्जी आ गई हमारे पास 980 जूल। ठीक है, पोटेंशियल आई थी 960 जूल। देखो इसका एक और तरीका, ये पूछा है इफ इट अलाउज टू फॉल फाइंड इट्स काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट इज हाफ वे डाउन। जब ये हाफ वे डाउन यहाँ पर था तब इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या थी? जब ये आधा डिस्टेंस कवर कर चुका है मतलब इसकी पोटेंशियल एनर्जी आधी हो चुकी है। तो जितनी इस टाइम पे जितनी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हुई उतनी ही काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो गई। तो यही इसकी काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है, क्लियर है? बट चूज दिस मेथड। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। बाकी के क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें। आपको इन क्वेश्चंस के पीडीएफ की लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।